तो बेटा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लेखिका जो है उसको जानवरों से, जीव जंतुओं से बहुत प्रेम रहता है, तो वो अपने घर में मोर खरीद के लाती है। और मोर के आने के बाद उसके घर में क्या, उसके लिए वो क्या क्या व्यवस्थाएं करती हैं, क्या क्या उपयोगिता सिद्ध करनी होती है, उसके बारे में उसने उसको बताया है। तो अब तक मैंने जो आपको बता दिया, उसके आगे से अब हम आज देखेंगे कि क्या उसकी उपयोगिता है और उनके आने के बाद घर का माहौल कैसा हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबको। अब देखते हैं, कहते हैं कि दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुट की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। अब देखिए, कभी कभी होता है ना कि जब आपके घर में कोई नया मेहमान आ जाए या कोई नई चीज आ जाए तो उसको हर लोग ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि उसको पहले कभी देखे ही नहीं है। तो यह घटनाक्रम लेखिका के घर में भी होता है। जब मोर और मोरनी आते हैं तो लेखिका के घर में और भी जितने जीव जंतु हैं, जैसे लेखिका ने बताया ना कि नव आगंतुकों से वैसा, जैसे नववधु के आगमन पर, मतलब जैसे जब घर में कोई नई महिला आती है, जब नई वधु आती है तो लोग बड़े आश्चर्य से उसको देखते हैं। तो वही घटनाक्रम यहाँ होता है कि जब मोर और मोरनी जब आते हैं तो क्या होता है कि जितने भी अन्य पक्षी रहते हैं, चाहे कबूतर हो चाहे बड़ा खरगोश हो, सब लोग उसको उस तरह से देखते हैं जैसे वह कुछ नई चीज हो। अच्छा, उनकी विशेषताएं क्या है? जो कबूतर होते हैं वो गुटर को नाचना शुरू करता है। जो उनकी गेंद जैसे जो छोटे छोटे खरगोश होते हैं ना, जिनको व्हाइट जो छोटे छोटे खरगोश होते हैं, उनको लेखिका ने उनकी गोले जैसा कहा है। वो क्या करते हैं कि वो उछल कूद करने लगते हैं। और लेखिका ने तोता भी पाला है। तोता क्या करता है कि आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगते हैं। कहती है कि उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। ठीक है, आगे देखिए। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। अब देखो, जब लेखिका बच्चों को लाई है तो वो मोर के बच्चों को लाई तो मोर के बच्चे जैसे थे, लेकिन अब जब वो बढ़ने लगेंगे तो मोर की तरह बनेगा और मोरनी की तरह। तो लेखिका ने उपमा दी है कि वो बच्चे बढ़ के ऐसे होने लगे जैसे इल्ली से तितली बनती है। अब कहोगे सर ये इल्ली से तितली क्या होता है? तो जो तितली का लार्वा होता है बेटा, जो तितली का छोटा सा बच्चा होता है, उसको इल्ली कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक सबको? बोलिए, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, कहते हैं मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधीन बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी के नीलाभ दुखी झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छानी तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर दिखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। देखो, इस पूरे पैराग्राफ में ये ध्यान देना, लेखिका ने मोर का वर्णन किया है, मोर पक्षी का वर्णन किया है। ठीक है, कि मोर पक्षी कैसे होते हैं, उनकी सुंदरता कैसी होती है। ठीक है, यहां एक शब्द आया है ग्रीवा। ग्रीवा माने होता है गर्दन। ठीक है ना?
कहते हैं कि मोर के सिर की कलगी, मोर के ऊपर देखिए ना आप कलगी लगी होती है, मोर की जब आप देखेंगे उसका माउथ ऐसे होता है तो उस पर ये 3 ऐसे कलगी लगी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ, इंद्रनी की नीलाभ माने नीला आकाश की तरह उसकी आंखें थी, द्युति झलकने लगी माने से आकाश में बिजली चमकती है उस तरह से उसकी आंखें चमकती थी। दक्षिण वाम माने दायां और बायां दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन, मोर के पंख आप देखेंगे ऐसे ऐसे होते हैं तो उसमें इस तरह के जो ये बने होते हैं ना बेटा, इन सब चीजों से तुलना की गई है। मतलब एक प्रकार के संपूर्ण मोर की जो कैसा मोर होता है जिसको आप लोगों ने मोर देखा होगा, उसी मोर की कल्पना इस पैराग्राफ में की गई है, ठीक है। कहते हैं मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपने लंबे धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। अब देखो इसमें एक और चीज है, मोर और मोरनी दो अलग अलग चीजें हैं। मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की शारीरिक रचना अलग अलग होगी। तो मोर जितना बड़ा होता है मोरनी उतनी बड़ी नहीं होती है, स्वाभाविक बात है। मोरनी हमेशा छोटी होती है। अब जब ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, ध्यान से सुनना की बात को, जब ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मोर अपनी स्वाभाविक रूप ले रहा है, मोरनी भी अपनी स्वाभाविक रूप ले रही है। तो इतना तो क्लियर है कि मोर मोरनी से सुंदर होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मोरनी मोर से ज्यादा खराब हो, नहीं, वह अपने तरीके से विकास कर रही थी, ये अपने तरीके से विकास कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मोर के उपयुक्त सहचरणी होने का प्रभाव दे रहे थे। आगे देखिए, कहते हैं कि नीलाभ ग्रीवा, ग्रीवा माने होता है गर्दन, नीलाभ माने नीला, नीलाभ माने नीला रंग, ठीक। कहते हैं कि नीला गर्दन होने के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और नीलकंठ माने जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो। और उसकी छाया में समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। अच्छा, मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया? क्योंकि वो मोर के साथ रहती थी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हुआ कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासियों, जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अब लेखिका बताती है, देखिए लेखिका के जो विचार जीव जंतुओं के प्रति है ना बेटा, बड़े संवेदनशील हैं, बड़े भावात्मक हैं। तो जब ये मोर और मोरनी को लाती है, इसके घर में कौतूहल मचता है, लोग पहले तितर बिटेर करके इसको समझाते हैं कि नहीं आपको ठग लिया गया है। लेकिन जब ये वास्तविक मोर बन जाता है और लेखिका के घर में जो चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में ये सामान्य रूप से रहने लगता है, तो लेखिका कहती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब इसने अन्य जानवरों का अपने आप को संरक्षक नियुक्त कर लिया। मतलब अन्य जानवरों की ये सेवा कब करने लगा, ये खुद लेखिका को भी पता नहीं है। बात समझ आ रही है? बोलिए। तो लेखिका कहती है कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब इसने अपने आप को अन्य जानवरों का सेनापति या संरक्षक नियुक्त कर लिया। कहते हैं कि वह सबकी सेवा करता था, और अगर कोई गलती, मतलब जानवरों के झुंड में रहता था और सबकी सेवा करता था। सेवा करने का मतलब सबके साथ घुलता मिलता रहता था। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसे अपने चोंच से दंड भी देता, चोंच हिला के उसको मार भी देता था। मार देने का मतलब मारना मतलब जान से नहीं मारना, मतलब उनको समझाता था, अपने प्यार अपनी भाषा में उनको समझाता था, ठीक। कहते खरगोश के छोटों बच्चों को वह कान से पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब तक वे अतिक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पहली चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता था।
पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। वह प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ सा खेल खेलते रहते थे। अब लेखिका जो है एक और घटनाक्रम का वर्णन करते हुए कहती है कि अपने दंड विधान के कारण वो क्या करता था कि जो खरगोश के छोटे बच्चे जो ज्यादा परेशान करते थे एक दूसरे को, वो क्या करती थी, वो मोर क्या करता था कि उनको उठा के अपने चोंच से, मान लो जिसका चोंच ऐसे है तो अपने चोंच से ऐसे उठा के उनको लटकाए रहता था, और जब तक वो पूरा चींची चींची करके चिल्लाने नहीं लगते थे तब तक उनको उठाया रहता था। भले से उनके कान में जो कान होता था खरगोश का, उसकी चोंच से उसमें छेद हो जाता था। कर्णवेधन माने कान को छेदना। कर्णवेध संस्कार हमारे यहाँ एक संस्कार है। तो कहती है कि आप लोगों ने देखा कि लड़कियों के कान जो है छिदवाए जाते हैं, तो कहती है लेखिका कि तब तक लटकाए रहता जब तक उनका कर्णवेध संस्कार नहीं हो जाता। किसका? उन छोटे छोटे खरगोशों का। फिर कहती है कि जैसे उसका क्रोध होता था वैसे ही उन सबका वह प्रेम भी स्वीकार करती थी। वह अपने पंखों को फैला देती थी। जानवर जितने भी होते थे छोटे छोटे आके उसके सामने उसके पास खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। ठीक, निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झोले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेत सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से वह उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। अब देखिए, अब एक घटना और लेखिका बताती है कि उसका जो पिंजरा है, जो उसका चिड़ियाघर है, जो उसके घर में रहने वाले जानवरों के घर है, उसमें एक बार होता क्या है कि सांप आ जाता है। और जब सांप आ जाता है तो बेटा क्या होता है कि उस सांप के डर के मारे जितने भी जानवर रहते हैं सब इधर उधर भागने लगते हैं। एक छोटा सा खरगोश का बच्चा बेचारा जो है वह उस सांप की पकड़ में आ जाता है। सांप की पकड़ में आने का मतलब कि सांप उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वो भाग नहीं पाता। अब जब सांप उसको पकड़ लेता है तो आधा मुंह में दबा लेता है। अब जब वो भाग नहीं पा रहा है, सांप के मुंह में दबा पड़ा है, तब क्या होता है कि कोई उसकी आवाज भी नहीं सुन पा रहा है, तो एकाएक मोर को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो जबकि उससे दूर था, मोरकंठ जो नीलकंठ मोर था वो उससे दूर सो रहा था, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसने उसको सुनाई, उसकी आवाज सुनाई दे गई और वह तुरंत अपनी पूंछ जो है समेट कर, पंख समेट, जो पूंछ फैला के सोया था तुरंत समेट के आया नीचे और देखता क्या है कि अरे ये तो एक सांप है जो एक खरगोश को क्या किया है, पकड़ा हुआ है, दबाए हुए है। फिर क्या करता है उसने, फिर वो सोचता है कि अगर मैं सांप के फन पे मारता हूं तो खरगोश को चोट आएगी, तो वो नहीं, उसके फन पे नहीं मारता है। फिर क्या करता है कि उसके फन के पास पंजों से दबाता है और चोंच से इतना मारता है कि सांप अधमरा हो जाता है। ठीक, ये देखिए, एक होता है ना जीवों के प्रति जो व्यवहार, उसको भी कहीं ना कहीं लेखिका ने हमें दिखाने का प्रयास किया है। कहते हैं कि पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। एकदम इतना सुस्त हो गया था कि छूट तो गया लेकिन फिर वहीं एकदम पड़ा रहा। बात समझ में आ गई बेटा? किसी कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कहते हैं कि राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उसरता देता रहा।
कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब जो राधा रहती है, माने जो मोरनी रहती है, वह मोर की सहायता नहीं कर पाती है, लेकिन सबको यह सूचना दे देती है कि यह घटना घट गई है। अब जब सब लोग ये सूचना पाते हैं तो माली पहुंचता है, लेखिका पहुंचती है और देखती क्या है कि सांप वहीं मरा पड़ा है, उसके 2 टुकड़े हुए हैं, और वो खरगोश के पास जाता है और रात भर जो नीलकंठ मोर होता है खरगोश को लेकर रात भर अपने पंखों के नीचे दबा के उसको गर्मी देता है, तो जाके वो ठीक होता है। तो वही लेखिका कहती है कि कार्तिकेय भगवान श्री शंकर के पुत्र थे। तो कहते हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना होगा। उस दिन लेखिका को देख करके समझ में आ जाता है कि कार्तिकेय जी ने युद्ध करने के लिए मोर को क्यों चुना था, क्योंकि मोर भी क्या है, वीरता का एक प्रतीक है और वह किसी भी लड़ाई में लड़ सकता है, दुश्मनों से लड़ सकता है। ठीक है, कहते हैं कि मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। देखो, मोर के अलावा बाज, गिद्ध ये सब सांप को मार के खा जाते हैं, लेकिन मोर को बाज, गिद्ध, गरुड़ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि ये सब जो पक्षी है ये केवल क्रूर है, क्रूर माने निर्दयी है, इनका काम केवल हिंसा करना है। लेकिन मोर हिंसा के साथ साथ उदारता भी बरतता है, उसके अंदर दया भी है, वह कला प्रिय है। ठीक, कहते हैं कि नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण माने उसका नाम रख दिया गया था। नीलकंठ जाति से तो मोर था, लेकिन जब नीलकंठ नाम रख दिया गया तो वो मनुष्य की श्रेणी में आ गया, उसका नाम हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रखता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग से संपट ठहर सा जाता था। कहते हैं कि जब बादल घिर जाते थे, मेघों की सावली छाया माने जब बादल घिर जाते थे, तब क्या करता था, तब वह मोर अपने पंखों को फैलाकर खूब नाचता था और उसके जो नाच, जो नृत्य होते थे उसमें एक अलग ही लय ताल होती थी। वह आगे घूमता था, पीछे घूमता था, दाएं घूमता था, बाएं घूमता था, घूम फिर के वह किसी मतलब जिस चीज पे रुकना नहीं चाहिए वहां भी वो रुक रुक के अपना मस्ती से वह नाचता रहता था। कौन नाचता रहता था? नीलकंठ। नीलकंठ कौन है बेटा? मोर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलिए। चलिए, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो अगली क्लास होगी उस पर पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या एक पैराग्राफ और देख लें? नहीं, रहने दो, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके बेटा। और किसी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताइए, जिसको जो प्रॉब्लम हो बता दें। समझ में आ गई चीजें बेटा?